नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत क्रूशियल टॉपिक है अर्थव्यवस्था के लिहाज से। जिस तरीके से रिटेल का जो क्रेडिट ग्रोथ है, जुलाई में इसने जंप देखा, उसके बाद ये फिर से मॉडरेशन की तरफ चला गया है। इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या मतलब है? जिस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जीडीपी में सभी को एक फिक्र हो गई है कि ये किस तरीके से रिवाइव होगा, कितना वक्त लगेगा इसको लेके, उसमें जो रिटेल क्रेडिट का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको आंकड़ों से समझ आ जाएगा। इसमें मैंने चार्ट्स डाले हैं 3 स्लाइड्स के अंदर। उसमें आंकड़ों का हम ट्रेंड देखेंगे, उसमें उसको माइक्रो करते चले जाएंगे हम। जैसे ग्रॉस बैंक क्रेडिट का, इंडस्ट्री का, माइक्रो क्रेडिट का, फिर रिटेल लोन्स के अंदर भी जाएंगे हम, जिसमें हाउसिंग जाएंगे, क्रेडिट कार्ड जाएंगे, व्हीकल लोन्स पे जाएंगे। और ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, डिमांड किस तरफ बूस्ट करेगी, इकोनॉमी के रिवाइव होने के कोई चांसेस हैं भी कि ये नहीं, या फिर सिर्फ जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को जो 2 साल से ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, कब में वो सीड से वो निकलेंगी कोपले, कब में वो बड़े होंगे, कब में फल लगेंगे, कब में क्या होगा, उसके लिए कोई वक्त की लिमिट नहीं बताई। बस उन्हें ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं 2 सालों के अंदर, लेकिन आज तक किसी और को नहीं दिखे हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है वो करते कुछ नहीं दिख रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में पड़ेगा। और एक्ट ऑफ गॉड वो पहले कह चुकी हैं। मुझे लगता है इकोनॉमी को ये समझने के बाद, जिसमें आपका रिटेल क्रेडिट है, ये बहुत सिग्निफिकेंट सेक्टर है। कोर सेक्टर्स पे भी हम बात करेंगे, इसको डिटेल में जाएंगे। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और ऑस्ट्रेलियन की इकोनॉमी का जो है वो तो एक तरीके से मजाक बन के रह गया है। चलिए इसको हम जो है सिलसिलेवार तरीके से हम इसका ट्रेंड देखेंगे। मार्च के महीने से लेके हम इसको देखेंगे अप्रैल तक, और अप्रैल और मई का हम इसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है हम उसको भी देखेंगे। किस तरीके से जो ये रिटेल एक्टिविटी है आपकी, रिटेल, ये 3 सेगमेंट्स में हमने इसे डिवाइड किया है। जैसा पहला है, इसमें हाउसिंग है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड वाली इंडस्ट्री है, और इसके बाद ये व्हीकल सेगमेंट को लेकर के इसमें चला जाएगा। तो आरबीआई और रिटेल लोन्स को लेके एक नजरिया होगा, डेटा आउटस्टैंडिंग बुक का होगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से, हम इसको और ज़्यादा गहन पकड़ते हैं। तो रिटेल क्रेडिट जो है, जिसमें आपका ये 3 सेक्टर में बार बार कह रहा हूँ, ये मॉडरेट हो गया है अगस्त के अंदर, और इससे ओवर द प्रीवियस मंथ यानी जुलाई में जंप देखने के बाद ये लगातार मॉडरेट होता चला जा रहा है। तो रिटेल लोन्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इकोनॉमी का रिवाइव करने के लिए। लोन सेगमेंट के अंदर बैंकों का बिहेवियर, तो रिटेल लोन्स जो हैं ये जो बड़े हैं, ये 16,879 करोड़ से अगस्त के अंदर बने हैं। और ये जो होगा इतने, लेकिन ये जो ग्रो किए थे जुलाई के अंदर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, एक अच्छा जंप मिला था हमें। 40,853 करोड़ का हुआ था जुलाई के अंदर, और ये आपका अगस्त में जो है 16,880 लगा लीजिए, इतने करोड़ का हुआ है। यानी कितना बड़ा डिप है, ये आधे से ज़्यादा गिर गया है। तो जिसको कहते हैं एक महीने के अंदर अगर इतना मैसिव डिप आ रहा है, इसका अब इंडिकेशन साफ है कि सरकार किस दिशा में देख रही है। क्या सरकार की तरफ से एक तरीके की साइलेंट डायरेक्टिव है बैंकों को कि इस तरह के क्रेडिट ना बांटे जाएं, इकोनॉमी की हालत खस्ता हाल है। तो रिवाइवल होगा कैसे? केन्जियन इकोनॉमिक्स बेस्ट में हम उस पर काफ़ी बातें कर चुके हैं। अगर सरकार खर्चा करने नहीं आएगी, 42% जिस तरीके से उन्होंने क्रेडिट का घटा दिया था, हमने कल ही वीडियो पोस्ट किया, आप ये देखिएगा उसको। तो ऐसा कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिटेल लोन्स जो हैं ये जून के महीने में 11,518 करोड़ रुपए बड़े थे इसमें। तो ये देखा आप, ये अमाउंट के हिसाब से हम चार्ट्स में देखेंगे। चलिए हम चार्ट्स की तरफ जाते हैं। तो इसमें जो होगा, ये क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जिन्होंने स्लो डाउन की मार झेली है, जो स्लो डाउन में बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुए हैं। जिसमें हाउसिंग लोन जो है ये सिर्फ 1,936 करोड़ ही बढ़ा है अगस्त में। आप ये देखें, 2,000 करोड़ के करीब है, 1,936 करोड़ अगस्त में। इसके बहुत साफ इम्प्लीकेशंस हैं कि ये नहीं उठाया जा रहा है लोन, हाउसिंग सेक्टर बैठ गया है। और अगर ये सेक्टर बैठेगा, इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठेगी, उससे जो वर्कर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो वापसी कर रहे हैं वापस प्री कोविड के लेवल से फिर से वापस अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, उनके लिए खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा। उनकी परचेसिंग पावर ऑलरेडी नेगेटिव में चली गई है, मनरेगा से उनका मोह भंग हो चुका है। जिस तरीके से मनरेगा वैसे भी इतने को सस्टेन नहीं कर पाएगा, और वो एक जॉब नहीं है। तो हाउसिंग सेक्टर में इस तरह की डिप देखना ये भयावह स्थिति लेके आएगा। और क्रेडिट कार्ड जो आउटस्टैंडिंग है, जैसा हमने पिछले उसमें बात की थी, ये भी बड़े हैं आपके, लेकिन सिर्फ 3,442 करोड़। आप ये देखें, अर्थव्यवस्था की जो
रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, और 3,805 करोड़ ये जुलाई के अंदर बढ़े थे। तो आप और व्हीकल सेगमेंट को अगर हम ले लें इस तरीके से, तो व्हीकल सेगमेंट के अंदर जो राइज आपने देखा एक मार्जिनल राइज था, 2,072 करोड़ का था। तो ये जिस तरीके से आपका जुलाई में ये 3,095 करोड़ का था, यानी आप इनको मैं उस पर भी आऊँगा, एक चार्ट उस पर मैंने पूरा बनाया है व्हीकल्स के अंदर, रिटेल लोन्स के अंदर। तो आउटस्टैंडिंग अगर रिटेल बुक को हम देखें, इसको लबो लबाब अगर हम इसका देखें, तो ये निकल के आता है आपका 2548 ट्रिलियन, यानी 25 लाख करोड़ के आसपास ये आता है लोन बुक के अंदर। लेकिन ये एमएसएमई सेगमेंट को कितना गया है, गौर करने वाली बात ये है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, और ये आपको चौंका देगी, ये 10% के करीब भी नहीं है। और जो एमएसएमई सेगमेंट है उसकी जो कंट्रीब्यूशन रही है वो 30 से 35% जीडीपी में हमेशा से देखी गई है। यानी इतने क्रूशियल सेगमेंट में अगर लोन इस तरीके से नहीं दिया जाएगा तो ये सेगमेंट रिवाइव नहीं होगा, धड़ाम से गिरेगा, धराशायी ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आपने जो आंकड़े देखे थे, अगर उसमें आप एमएसएमई के जोड़ दीजिए आंकड़े, तो जो जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन है 23.9 से वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो करीब 32 से 35 के करीब चला जाएगा। यानी आप इसको समझ सकते हैं कि लोन्स हमारे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो बैंकों के फ्रॉड्स हो रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट वही मैंने बहुत डिटेल से आरबीआई की रिपोर्ट के बेसिस पे बनाई है। अब भयावह स्थिति है, 40 लाख से 50 करोड़ का जो रकम है बैंकों की, वो संकट में फंसने जा रही है। तो इसको अगर हम देखें, तो आउटस्टैंडिंग रिटेल की हमने बात की है, तो जो अगस्त में था और ये जो है आपका जुलाई में जो था 25.31 ट्रिलियन ही था। तो अगस्त में भी ये लगभग लगभग उतना ही है, कुछ खास इसमें फर्क नहीं आया है। आप ये देख लीजिए, जो बड़ी बड़ी बार्स हैं इसमें, जो ग्रीन कलर की बार्स हैं, आप ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्री को कितना गया और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को कितना गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो भी ये 1/10 के नीचे ही रहने वाला है। तो इसको अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में क्यों है, और Q2 में और Q3 में क्या भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। Q2 में आंकड़ों के लिहाज से सरकार बताएगी हम इतना खर्च कर रहे हैं, 25 लाख ट्रिलियन खर्च, 25 लाख करोड़ हमने खर्च कर दिया। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से आप देखें कि सेक्टर में कितना गया है और कितना डूबा है। और बैंकों का जो वो जिस तरीके से बैंकों में जो जमा पूंजी है उस पर जो खतरा उत्पन्न हो जाएगा, उसके बाद सरकार को एक बिल लेके आना पड़ेगा, जो कैबिनेट में पहले मंजूर हो गया था कि बैंक आपसे बिना पूछे 90% तक आपके एसेट को फ्रीज करने की दिशा में सोच रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और क्रेडिट एक्सपेंशन जो है ये अप्रैल के अंदर बहुत मैसिवली हिट हुए थे, और ये एक तरीके का स्ट्रिंजेंट बहुत सख्त लॉकडाउन था, नेशन वाइड लॉकडाउन था कोविड पैंडेमिक को रोकने के लिए, जो जरूरी भी था। लेकिन मई में जिस तरीके से देखा गया, फिर से डल एक्टिविटी रही है, और हाउसिंग सेक्टर जैसे हमने भी जिक्र किया, जून और जुलाई में थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड हुआ था, जुलाई में जंप भी देखा गया। लेकिन जो स्ट्रेंथ ऑफ रिकवरी की थी वो ग्रेजुअली बिल्ड होती है, ऐसा बैंकों का कहना है। लेकिन बैंकों की खुद की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कह दिया है 2023-2024 के बाद बैंक नॉर्मलिसी की तरफ जाएंगे। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बैंक्स होंगे जो सबसे आखिरी में रिवाइव करेंगे। उसकी जो इनहेरेंट एक तरीके की जो वीकनेसेस हैं वो एक्सपोज हो गई हैं बुरी तरीके से, अब सबको पता भी लगने लगी हैं। आप प्लीज वो वीडियोस देखिएगा जिस तरीके से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर मैंने बात की थी। चलिए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एमएसएमई सेक्टर को ले लें, ये बहुत क्रूशियल सेक्टर है। 30 से 35% जीडीपी का हिस्सा यहीं से आता है, अनफॉर्मल सेक्टर से। जिसको देखे जाए अगर कि अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है हमारा हिंदुस्तान का, करीब करीब 94% है। और जो आपने 23.9% देखा है वो सिर्फ आपने 6% का ही डेटा मिला है। अगर उसमें आप नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर को जोड़ दें जिसके अंदर एमएसएमई बहुत क्रूशियल सेगमेंट है, तो आप भयावह स्थिति, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जीडीपी की हालत कितनी खस्ताहाल है। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, रैम्पेंट, और जो रूरल पॉवर्टी जो आएगी Q3 के अंदर, जो अभी तक रूरल ने संभाला हुआ, एग्रीकल्चर ने 3.5% का ग्रोथ दिखाया था, लेकिन जब वहां पर स्ट्राइक होगी मंदी, उसके बाद उसका जो स्पाइरल इफेक्ट जब शहरों की तरफ आएगा तो भयावह स्थिति से कोई नहीं बचाने वाला। फिर हम लोन की तरफ जाएंगे, डेप्थ पे भी मैंने एक फीचर की थी, बजट के बाद भी की थी फरवरी में, और उसके बाद अभी भी की थी कि जो 12 ट्रिलियन का है ये करीब करीब 14 ट्रिलियन 14 लाख करोड़ सरकार ले लेगी। इसे भी कैसे लेगी वो उस लेक्चर में आप प्लीज देखिएगा। इसके बाद जो आउटस्टैंडिंग लोन्स की अगर हम बात करें, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इनका है एमएसएमई के अंदर 182 करोड़ का हुआ है आउटस्टैंडिंग लोन के अंदर।
और लोन जो मीडियम साइज इन यूनिट्स को दिए गए हैं वो जरा से बड़े हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा 1936 करोड़। तो आउटस्टैंडिंग लोन जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, जिसको एसएमई कहते हैं, एसएमई के अंदर ये आपका 3.54 ट्रिलियन है, यानी 3,54,000 करोड़ के करीब है। और अगस्त के अंदर ये 3,54,000 जुलाई में देखा गया था। तो आप समझ सकते हैं डिप में आप देखें, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्च में देखें आप, ये जो रेड वाली फिगर है मार्च में देखें और उसको अब जो अगस्त तक देखें ऑलमोस्ट सेम है, बीच में थोड़ा सा डिप रहा है। लेकिन अगर आप ये पर्पल वाली फिगर्स देखेंगे, इसमें थोड़ा सा एक अनइवन, हल्का सा एक अनइवन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोन्स कहाँ जा रहे हैं, हमारे किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें इसको लेके, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। ये व्हीकल लोन्स को देख लीजिए। व्हीकल लोन्स में जिस तरीके से आपका ये ग्रीन वाला ये रिटेल लोन्स का पूरा सेगमेंट है, जिसमें व्हीकल लोन्स आपके रेड वाले हैं और क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग आपका पर्पल वाला है। आप इसमें देखें व्हीकल लोन्स और टोटल रिटेल लोन्स, आप देखें कितना ये जा कहाँ रहा है पैसा, इस पे विचार होना चाहिए। अगर हम इन सेक्टर में, तो ऑटो इंडस्ट्री कहाँ से बूस्ट हो जाएगी फेस्टिव सीजन में, अब पता नहीं किस तरीके से ये बड़े होपफुल हैं। लेकिन एसएमई तो बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर बिकती हैं उनकी बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी। लेकिन व्हीकल लोन्स में जो है आपका एक भयावह स्लंप आने वाला है कि किस तरफ ये टारगेट किया जा रहा है, पैसा कैसे रोटेट होगा, इकोनॉमी के अंदर पैसा कैसे घूमेगा। सबसे ज्यादा तवज्जो इसी बात पे दी जानी चाहिए कि आम आदमी के पास कितना पैसा होगा, उसकी परचेजिंग पावर कैसे रहेगी, क्योंकि वो ही चक्का चलाएगा डिमांड का। ये बात काफी बार साबित हुई है कि असली पूंजी जो है वो आम आदमी के पास ही है। अगर अर्थव्यवस्था को वापस रिवाइव करना है, थ्राइव करना है, थ्राइव की तो बात ही छोड़ दीजिए, $5 ट्रिलियन तो हवाई बात है, वो उस वक्त भी थी। मैंने बताया था अगर 8-9% से ग्रो करेगा, रियलिस्टिकली 20 से 22 साल लगेंगे। लेकिन उस वक्त ये बड़ा जोर शोर से मीडिया में चलाया गया। लेकिन वो तो एक भयावह, हम जो 2014 के लेवल्स पे हैं वहां तक पहुंचने में हमें कई साल लग जाएंगे, कम से कम 4-5 साल तो आप जोड़ ही लीजिए, अगर हम उसको दशक नहीं कहेंगे तो ईयर ऑन ईयर पे आप देखा जाए तो नॉन फूड बैंक का जो क्रेडिट है, अगली स्लाइड में देखते हैं। तो जो नॉन फूड बैंक का जो क्रेडिट है वो डी एक्सेलरेट हो गया है, कम हो गया है 6% अगस्त के अंदर, जबकि वो अगस्त 2019 में 9.8% पे ग्रो कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 6% कम हो गया है और 2019 में अगस्त में 9.8% का जंप देखा गया था प्री फेस्टिव सीजन के अंदर। और क्रेडिट अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज, जो कि एक ओनली होप है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके, थ्री लॉज बन चुके हैं फार्मिंग बिल्स में, उसको लेके उस पर भी मैंने फीचर्स बनाए हैं, प्लीज देखिएगा। किसानी की मूलभूत समस्या, उसकी इनकम कहीं नहीं बढ़ रही है, वॉर क्राइसिस में अपने ही खेतों में मजदूर होने की दिशा में आगे बढ़ा दिया है आपने उसे। तो क्रेडिट और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज जो हैं ये 4.9% बढ़ी हैं अगस्त में। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें अगस्त 2019 से, तो उस वक्त ये जो है आपका 6.8% पे ग्रो कर रहा था। और अब जो है खेती में ही थोड़ी बहुत उम्मीद है, संभावना है, 4.9% है। तो क्रेडिट ग्रोथ अगर आप इंडस्ट्री को देखें, इसको अगली स्लाइड पे देखते हैं हम। क्रेडिट ग्रोथ जो है आपकी जो इंडस्ट्री है डीएक्सेलरेट हुई है 0.5% अगस्त के अंदर। और यही जो थी, अगर आप इसको 2019 के आंकड़ों से कंपेयर करें तो ये 3.9% पे थ्राइव कर रही थी। इन आंकड़ों का बिल्कुल साफ मतलब है कि आपने कहां कहां कॉन्ट्रैक्शन दिया है, कहां कहां आपकी पॉलिसीज में कमी रही है, आर्थिक दिशा देने में बैंकों का रोल किस तरीके से कंट्रोवर्शियल हुआ है। बैंकों की खुद को सिर्फ वो अपनी बुक्स ठीक करने में लगे रहते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल। और देखिए आपने आंकड़ों के हिसाब से, ये मेरे आंकड़े नहीं है, आरबीआई के आंकड़े हैं। आरबीआई इन आंकड़ों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसने हाथ खड़े कर लिए हैं। आने वाला जो समय है वो वाकई में, जिसको कहते हैं एक तरीका आत्मनिर्भर भारत की बात दिशा में, तो हम बाद में बढ़ेंगे, लेकिन पहले सर्वाइवल और सब्सिस्टेंस में ही हम लोग घिरने वाले हैं और खतरनाक मंदी में चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।